प्रत्येक तरीके से माना जाते थे। ये जो रिफॉर्मर्स के बीच में, स्कॉटलैंड के रिफॉर्मेशन के लोग थे, उनके बीच में जाना जाता था कि एक सामर्थी प्रचारक के रूप में माना जाता था, सामर्थी प्रचारक के रूप में। और उन्होंने बोला कि कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्चेस जो है, उन्हें एक स्टेटमेंट, वो उनके प्रचार में एक स्टेटमेंट बोलते थे कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है, कलीसियाएं जो है, वो शैतान का घर है करके उनने एक स्टेटमेंट पब्लिक में उनने बोला था। पब्लिक में उनने, जॉन नॉक्स ने एक स्टेटमेंट बोला कि रोमन कैथोलिक के चर्चेस जो हैं वो शैतान के घर हैं। और पोप जो है, और उसके साथ साथ बोला पोप जो है वो जो एंटी क्राइस्ट है करके बोला, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। तो उन्हें ये स्टेटमेंट अपने प्रचार में वो प्रचार करते थे कि परमेश्वर ही है सच्चा परमेश्वर, सबसे ऊपर है परमेश्वर। सुसमाचार सुनना जरूरी है और सुसमाचार को विश्वास करके परमेश्वर में होना सबको जरूरी है। और उसके साथ साथ वो प्रचार करते थे कि रोमन कैथोलिक चर्चेस जो है, कलीसिया है, रोमन कैथोलिक के पूरे कलीसिया जो है वो शैतान का घर है। और पोप जो है मसीही, मतलब मसीही विरोधी है, मतलब यीशु मसीह के विरोध, एंटी क्राइस्ट जिसको बोलते हैं ना, मसीह विरोधी व्यक्ति है करके बोला था। और उनको भी ये सब स्टेटमेंट्स बोलने के कारण उनको 1547 में उनको अरेस्ट कर किया था। उनको 1547 में, 46 में वो स्कॉटलैंड में आए। मान्यता है 1 साल उन्हें प्रचार किया होगा डेट के हिसाब से। उन्हें 1 साल प्रचार करने के उपरांत 1547 में उनको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद उनको जो है चप्पू चलाने वाला जो दास लोग होते थे ना, उनका काम देकर शिप में भेज दिया गया। उस समय उसको कहते हैं गैली स्लेव करके बोलते हैं, GALLEY, गैली स्लेव करके बोलते हैं उनको। गैली स्लेव का मतलब ये है कि जो लोग, जो बड़े बड़े जहाजों में आपने देखा होगा पुराने समय का, जो राजा महाराजाओं के जो देखा होगा, जो बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर अगर आपने इसका मूवी, अपना एक कैरेक्टर का मूवी है, मेरे को लगनी तो याद नहीं आ रहा, अपने ही क्रिश्चियन मूवीज में आता है वो, उसमें वो एक बड़े ही शिप के अंदर जॉन बेन हर करके एक मूवी, कितनों ने देखा नहीं मालूम, बेन हर करके क्रिश्चियन मूवी है, बेन हर करके। तो उसमें क्या है, वो चप्पू चलाते थे। उस चप्पू चलाने के कारण दोनों साइड में दास लोग बैठते थे, दोनों साइड में जो बंधन में वो लोग उनको मतलब चेन में बांध देते थे, और वो लोग क्या है चप्पू चलाते थे। और वो चप्पू चला के जो शिप जो है उनका आगे बढ़ता था। तो कुछ सालों के लिए उनको क्या किया, फ्रेंच जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे, उस समय के फ्रेंच सोल्जर्स जो वहाँ थे, उन लोगों ने उनको अरेस्ट किया। और 1547 में उनको 19 मंथ्स के लिए, 19 महीने के लिए उनको ये चप्पू चलाने वाले बंदी दास के रूप में उनको बंदी गृह में बंदी बनाया गया। ठीक है। और वो फिर से वो क्या किए, 19 महीने का जो ये बंधन अवस्था था, उसमें से निकलने के बाद वो इंग्लैंड में गए। उसके बाद वो इंग्लैंड गए और वहां पर जो आंदोलन था, सुधार आंदोलन का नेतृत्व उन्हें संभाला। ठीक है, उन्हें वो नेतृत्व संभाला। और नेतृत्व संभालने के बाद वहां पर काम उनने किया। और मतलब वो भी वहां पर भी, इंग्लैंड में भी कई जगहों पर जाके वो प्रचार किया करते थे और कई लोगों को मसीह में लेके आने, इस रोमन कैथोलिक विश्वास में से हटाकर मसीह में लेके आने का
इनने काम किया था और इनने रिफॉर्मेशन में योगदान अपना दिया था। ये है स्कॉटलैंड, ये है रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड। रिफॉर्मेशन का स्कॉटलैंड का शुरुआती दौर हुआ था कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये शुरुआत हुआ था। जो स्टूडेंट्स जो इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किए, क्योंकि स्कॉटलैंड का जो है आर्थिक अवस्था और सामूहिक अवस्था और सोशल पॉलिटिकल अवस्था, राजनीतिक अवस्था नहीं ठीक होने के कारण, वहाँ का पढ़ाई की अवस्था भी नहीं ठीक होने के कारण क्या हुआ, जवान लोग जो थे वो लोग स्कॉटलैंड छोड़कर इंग्लैंड जाया करते थे। वहां पे पढ़ने के कारण लूथर से इन्फ्लुएंस होके ये लोग जो है रिफॉर्मेशन को, जब वो लोग वापस अपने देश में आए, स्कॉटलैंड में आए, तो रिफॉर्मेशन को फैलाया। और दो मार्टियर्स के बारे में देखा हमने, एक है हैमिल्टन और दूसरे थे जॉर्ज विशहार्ट। और तीसरे व्यक्ति जो प्रमुख स्कॉटलैंड के रिफॉर्मेशन के भाग थे और जिन्होंने बहुत कुछ स्कॉटलैंड के रिफॉर्मेशन के लिए किया, वो थे जॉन नॉक्स। ठीक है, इतना समझ में आया ना? ठीक, तो आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद है इंग्लिश रिफॉर्मेशन। ठीक है, इंग्लिश रिफॉर्मेशन। इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो है, हम लोग जो है कई तरीकों से हम पढ़ सकते हैं उसको। प्रत्येक तरीके से मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिया है। फर्स्ट का स्पेलिंग गलत है ना? फर्स्ट फेज उसका, उसमें देखा जा सकता है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथे भाग। 4 भाग में हम लोग जो है इंग्लिश रिफॉर्मेशन को हम लोग जो है विभाजित कर सकते हैं। 4 भाग में इस इंग्लिश रिफॉर्मेशन को हम लोग जो है विभाजित कर सकते हैं। पहला, ये चारों भाग में जो है 4 तरीके का है और 4 जो शासन में आने वाले लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस में आने वाला एक रिफॉर्मेशन ही तो सुधार आंदोलन है। ठीक है, और वो इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो है सारे रिफॉर्मेशनों में से, मतलब इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो सारे सुधार आंदोलन चले, उन सारे सुधार आंदोलन से भी एकदम विभिन्न था, अलग था, हटकर था। ठीक है, वो ना हम लोग लूथर का समय पर जो सुधार आंदोलन चला उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ना उसको ज़्विंगली ने जो उल्रिच ज़्विंगली ने जो सुधार आंदोलन लेके आया था उसके साथ तुलना कर सकते हैं, ना हम कैल्विन जो लेकर आया था, आंदोलन को लेकर आया था, उससे मतलब तुलना कर सकते हैं। ये कहा जाता है क्रिश्चियन हिस्ट्री में, क्रिश्चियन चर्च हिस्ट्री में कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि ये जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन था बहुत ही विभिन्न तरीके से शुरू होने वाला एक था। और इंग्लिश रिफॉर्मेशन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड में हुआ वाला रिफॉर्मेशन है, इंग्लैंड में छिड़ी हुई एक रिफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश रिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो है, कहा जाता है कि वहां पर एक राजा था हेनरी 8 करके। कौन है? हेनरी 8 करके कहा जाता है कि हेनरी 8 करके, हेनरी द 8th जिसको हम बोलते हैं हेनरी द 8th, हेनरी 8 करके एक था, एक राजा था। उसको अपनी शादी के संबंध में डाइवोर्स चाहिए था। ठीक है, उसको डाइवोर्स चाहिए था और ये एक कारण बन गया आंदोलन छिड़ने का। तो
कहने में कहा जाता है, कई कारणों में वो लोग कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि एक जो आंदोलन ये छिड़ने का एक मुख्य कारण जो था वो हेनरी एट नाम का जो राजा था उसको अपने विवाह बंधन से जो है डाइवोर्स चाहिए था। इस कारण से ये एक कारण था जो वहां पर आंदोलन छिड़ने का, सुधार नहीं, आंदोलन छिड़ने का कारण। और रोमन चर्च का वहां पे रूल चलता था। रोमन चर्च का मतलब है रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक का चर्च का बोलबाला चलता था वहां पे, उधर पे उनका शासन चलता था। पोप था उधर का मुख्य व्यक्ति। पोप जो था उनका शासन चलता था। पोप सारे चीजों को अधिकार में रखता था। पोप जो कहता था वही होता था। पोप सारे चीजों को निर्णय लेता था। पोप कलीसिया और स्टेट को एक तरीके से चलाने की कोशिश करता था। ये सब कारण से इसके पीछे कई कारण हैं। उस कारण से कहा जाता है कि जब हेनरी एट ने जब अपने विवाह के बंधन में से मुक्त होने की कोशिश किया, डाइवोर्स लेने की कोशिश किया, तो इसने क्या किया कि पोप का अनुमति की जरूरत है। तो पोप की अनुमति प्राप्त करने गए तो उधर पे पोप की अनुमति नहीं मिलने के कारण ये विद्रोह छिड़ा था करके एक मान्यता है। ठीक है, एक मान्यता मतलब साधारण तरीके से इसको एक मान्यता के रूप में इस कारण से है कर माना जाता है। जहाँ की सच्चाई में, इतिहास के सच्चाई में वैसा कुछ भी नहीं है। हम इतिहास में पढ़ेंगे, चर्च हिस्ट्री में, कलीसिया के इतिहास में पढ़ेंगे तो सही मायने से ऐसा कुछ भी नहीं है। सही मायने से ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन एक सामूहिक रीति से, कॉमन तरीके से कहा जाता है कि ये एक कारणों में से एक था। उसका बोला जाता है कि हेनरी जो है वहां पर जो है हेनरी राजा हेनरी द एट जिसको बोलते हैं, हेनरी आठवां, वो अपने शादी से खुश नहीं था। ठीक है, शादी से खुश नहीं था। और उनका एक रीति था, एक कारण था कि इसकी पत्नी जो है, जो वहां की उनकी पत्नी जो हुआ करती थी, वो ये क्या बोलते हैं, उनसे उनको छुटकारा चाहिए था, मतलब उनको एक डाइवोर्स चाहिए था। और उस समय पे कैथोलिक रीति से भी माना जाता था कि डाइवोर्स लेना गलत है करके वो लोग भी विश्वास करते थे। तो उस कारण से डाइवोर्स को देने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। उस समय के पोप जो थे उनने परमिशन नहीं दिया, और परमिशन ना देने के कारण वो हेनरी क्या किया, उसके विरोध में खड़ा हो गया। ठीक है, लोग बोलते हैं इस कारण से एक आंदोलन छिड़ना शुरू किया। पहला फेस ये था इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया। पहला फेस, फर्स्ट फेस जिसको मैंने लिखा है, पहला भाग जिसको हम पढ़ सकते हैं कि ये आंदोलन क्यों छिड़ा। पहला भाग जो है वो है कि वहां पर जो है नव जागरण की बातें शुरू हो गया था इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसांस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसांस, उसको जो बोलते हैं नव जागरण। ठीक है, नव जागरण, ठीक, नव जागरण, वो जो है वहां पर जो है नव जागरण शुरू होने के कारण, वहां पर जो नव जागरण शुरू होने के कारण एक आंदोलन की जरूरत था, नयापन की जरूरत था। इस कारण से वहां पर जो है वहां पर आंदोलन शुरू। दूसरा कारण कहा जाता है कि जॉन विक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, एक्सक्यूज मी, जॉन विक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था जो
जो मार्टिन लूथर जो जर्मनी में रिवोल्ट किए थे, उनसे भी पहले जॉन विक्लिफ, आप लोगों ने बाइबल भी देखा होगा, जॉन विक्लिफ बाइबल है ना, जॉन विक्लिफ बाइबल, जॉन विक्लिफ WYCLIFFEJONH, जॉन। ये पढ़ाया भी था सर पहली क्लास में, पहले क्लास में पढ़ाया था ना, फर्स्ट भाग में है वो, जॉन विक्लिफ WYCLIFFE, ठीक है। इंग्लैंड में वो मुख्य थे और वो आंदोलन को लाने में प्रमुख वक्ता थे इंग्लैंड के अंदर। और जॉन विक्लिफ जो है, उनके बारे में कहा जाता है मार्टिन लूथर से पहले ही वो एक आंदोलन को लाने में सहयोग देते थे इंग्लैंड के अंदर करके। और वो उनके बारे में कहा गया है कि कई सारे जो विक्लिफ के अनुयायी थे, चेले थे, उनको एक नाम से बुलाया जाता था, लोलार्ड्स करके बोलते थे, लोलार्ड्स, LOLLARDS, लोलार्ड्स का मतलब है जॉन विक्लिफ के अनुयायी लोग जो थे। जॉन विक्लिफ के अनुयायी वहां पर रहा करते थे, तो वहां के उसमें वो उनके उन लोगों ने उनके बीच में वो जो 500 लोलार्ड्स जो थे, 500 लोलार्ड्स जो थे, उन लोग ने, सब लोग ने मिलकर जो विक्लिफ के पीछे चलने वाले थे, अनुयायी थे, तो उन लोगों ने जो है वहां पर विद्रोह छेड़ा और ये 500 लोलार्ड्स को जो है बिशप, जो लंदन के बिशप थे, उन्हें बंदी बनाया और इन लोगों ने, लोलार्ड्स बोलते थे, इनको बंदी बनाया और बंदी बनाकर इनको कारागृह में डाला गया। और इनका प्रमुख जो लोलार्ड्स थे, मतलब जॉन विक्लिफ के अनुयायी जो थे, शिष्य लोग जो थे, पीछे होने वाले लोग जो थे, वो लोग बोलते थे कि परमेश्वर के बाइबल वचन को ही प्रमुख स्थान दिया जा सकता है, और कहते थे कि हर एक व्यक्ति को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी और न्याय चुकाना पड़ेगा करके वो लोग बोलते थे। और उससे बोलते थे कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो पढ़ाए जाते थे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, कर बोल के ये सुधार आंदोलन का शुरुआती दौर था इंग्लैंड में, ठीक है। पहला फेस, फर्स्ट फेस, ठीक है। सेकंड फेस ये था, दूसरा भाग ये था कि वहां पर जो है सुधार आना शुरू हुआ। किस रीति से सुधार आना शुरू हुआ? पहला सुधार आना हुआ पढ़ाई के मामले में सुधार आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोलार्ड्स जो थे, जॉन विक्लिफ के जो पीछे होने वाले फॉलोअर्स थे, पीछे होने वाले लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है करके सबके पास जाके प्रचार करना शुरू हुआ। परमेश्वर के वचन, जो पवित्र शास्त्र जिसको हम बोलते हैं बाइबल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सब जो मसीही लोग हैं बाइबल पढ़ना चाहिए बोल के उनने क्या किया, ये बातों को सिखाने के कारण उधर पे शिक्षा को अधिक से अधिक मुख्य स्थान देना उन लोगों ने शुरू किया। एक शिक्षा का आंदोलन चलने के कारण लोग जो है ज्ञानवान होने लगे। किसमें ज्ञानवान होने लगे? परमेश्वर के वचन में ज्ञानवान होने लगे। और वो एक कारण था वहां पर आंदोलन, सुधार आंदोलन आने का। और तीसरा ये कि हेनरी 8 के बारे में जाना जाता है कि वो जो है बड़े ही इंटेलेक्ट व्यक्ति थे, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनको पंडितों के उसमें गणना में माना करते थे। पंडित मतलब पुजारी वाला पंडित नहीं, इंटेलेक्चुअल
स्कॉलर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, स्कॉलर्स जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार के बुद्धिमान लोगों के बीच में हेनरी एट्थ को मान्यता मिलता था। तो हेनरी एट्थ का इच्छा क्या करता था कि वहां के जो स्कॉलर्स थे उनको वो अपने राज्य में अपने महल के अंदर स्थान दिया करते थे। जैसे कुछ हैं जो वो स्कॉलर ग्रुप्स को अपने राजमहल में वो न्योता दिया करते थे, और कुछ मानववादियों को भी, ह्यूमैनिस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ह्यूमैनिस्ट इंग्लिश बोलते हैं, मानववादियों को भी वो मानते थे कि ह्यूमनिस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये दो ग्रुप्स को, एक ह्यूमनिस्ट और स्कॉलर्स को ना, बुद्धिमान लोगों को, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों को और मानववादियों को, वो जो क्या करते थे कि अपने राज्य में, अपने राजमहल में न्योता देते थे। जैसे कुछ लोगों का नाम है, जैसे सर थॉमस मोर करके है, सर थॉमस मोर, MORE, मोर, थॉमस मोर। फिर था डीन, DEAN, डीन ऑफ द कॉलेज बोलते हैं ना, डीन ऑफ द स्कूल, वही डीन कोलेट, COLET, डीन कोलेट। और द डच मैन, तीसरा था द डच मैन, DUTCHMAN, डच मैन। और चौथा था एरास्मस करके एक आदमी था, एरास्मस, ERASMUS, एरास्मस। और इन लोगों को क्या करते थे, हेनरी आठवां ने क्या किया, अपने राजमहल में बुलाया और मानववादित्व के बारे में वो डिस्कस करते थे, और बुद्धिमत की बातों को भी वो डिस्कस करते थे। कई बातों को बाइबल के विषयों में और कई चीजों के बारे में वो लोग डिस्कशन करते थे। और ये ज्ञान को वर्धन होने के कारण, ज्ञान की वृद्धि होने के कारण, ज्ञान लर्निंग को स्थान देने के कारण कहा जाता है इंग्लैंड के अंदर जो है रेफॉर्मेशन, नहीं तो जो रेफॉर्मेशन है, रेफॉर्मेशन आने का कारण हुआ था। ठीक है। तीसरा माना जाता है कि जो पादरी लोग जो थे वहां के, जो रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी लोग जो थे, उनके भ्रष्टाचार के कारण आंदोलन वहां पर छिड़ा। ठीक है, उनके भ्रष्टाचार के कारण और अनैतिक जीवन के कारण, इन सब कारणों के कारण वहां पर विद्रोह छिड़ा। ठीक है। चौथा फेस में कहा जाता है कि वहां पे जो है लूथरन फिलॉसफी, मार्टिन लूथर का। जी बोलिए दीपा। सर आपने जो तीसरा फेज बताया था, ये बताया था कि इनसे कि जो 4 लोगों को उन्होंने राजमहल में न्योता दिया था, ये तीसरा फेज में था। दूसरा फेज। पहला था जहाँ पे जॉन विक्लिफ के अनुयायी लोगों ने रेफॉर्मेशन को उनके पढ़ाने के अनुसार रेफॉर्मेशन लाने की कोशिश किया। दूसरा फेज था हेनरी एट्थ का अनुसार। हेनरी एट्थ जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली और स्कॉलर्स लोगों के गिनतियों में आता था, इस कारण से उसने क्या किया, और लर्निंग जो था, पढ़ाई को प्रमुख स्थान देना शुरू किया। इस कारण से वहां पर रिफॉर्मेशन आने का कारण हुआ। तीसरा था कि जो वहां के पादरी लोग जो थे, जो कैथोलिक चर्च के पादरी लोग जो थे, उनके विरोध में लोग खड़े होना शुरू किया। क्यों खड़े होना शुरू किया? क्योंकि उनका नैतिक जीवन जो था, मोरल लाइफ जिसको बोलते हैं, मोरल लाइफ जो भ्रष्ट था, और वो जो कलीसिया में सिखाए जाने या बाइबल में सिखाए जाने
रीतियों के विपरीत में वो खड़े होते थे, उसके प्रकार अपना जीवन नहीं जीते थे। इसका और लोग जो है इनका विरोध करते थे। इस कारण से आंदोलन छिड़ने का कारण भी बना। ठीक है। चौथा फेस ये था कि वहां पर जो है मार्टिन लूथर का जो सीख था, मार्टिन लूथर के जो शिक्षाएं थी, उस शिक्षाओं को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्वीकार किया गया। और इंग्लैंड का सबसे जो मुख्य शिक्षा के यूनिवर्सिटियों में जाना जाता था वो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है। इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्टिन लूथर की शिक्षाएं को जो है उनने स्वीकार करना शुरू किया। और वो कारण देश भर में वो शिक्षाएं बंटने लगे और देश भर में वो शिक्षाएं बढ़ने लगे, विकसित होने लगे। ठीक है। ये था इन 4 फेसों का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है। और इसको अगर और थोड़ा डीप में ले गए तो पहला फेस में हेनरी 8 का शासन चलता था। ठीक है। पहला फेस में हेनरी 8 का शासन चलता था, पहला फेस में। मैंने पहले ही आपसे बोला कि हेनरी 8 के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और उस कारण से वो पढ़ाई को ऊंचा दर्जा देता था। और दूसरा, मैंने आपसे पहले भी बोला था, हेनरी को अपने शादी से डिवोर्स चाहिए था। तो उस कारण से भी लोग बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं कि वो भी एक कारण है जो इंग्लैंड में जो है जो रिफॉर्मेशन आया, जो सुधार आंदोलन आया, वो भी एक कारण है करके वो लोग बोलते हैं। हुआ यूं कि उनका जो है, उनका इच्छा था कि उनको जो है अपनी पत्नी से शादी से हटना है और दूसरे एक व्यक्ति के साथ, दूसरे एक स्त्री के साथ शादी करने का मन था। इस कारण से उनने क्या किया, पोप से बोला कि मुझे जो है आप जो है इस शादी को डाइवोर्स चाहिए, लेकिन डाइवोर्स के रीति से मत करो, आप ये शादी हुआ ही नहीं कर आप एक चिट्ठी लिख दो करके इनने पोप से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। डिवोर्स तो दे सकते तो डिवोर्स दे दो, नहीं तो आप ऐसा दे दो कि क्या बोलते हैं, शादी हुआ ही नहीं था करके मुझे एक लेटर लिख के दे दो करके बोला। और पोप ने बोला कि ये नहीं हो सकता, तो और उसने पोप का विरोध किया। हालांकि हेनरी जो है पहले फेस में जो हेनरी जो है राजा, हेनरी 8 राजा जो था, वो कट्टर रोमन कैथोलिक विश्वासी था। इनफैक्ट वो सही मायने से देखा जाए तो मार्टिन लूथर ने जब उसने उसके लेख जो थे, उस लेख के विपरीत में उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति था हेनरी 8। मतलब विरोध कर मार्टिन लूथर गलत है, मार्टिन लूथर जो वो सिखा रहा है वो भ्रष्ट बातें सिखा रहा है, वो अनैतिक बातों को सिखा रहा है करके पहला विद्रोह करने वाला हेनरी 8 ही था। तो उस हेनरी 8 जो थे पोप के साथ बहुत करीब में थे, पोप के साथ बहुत करीब में थे। और पोप ने क्या किया था, पोप लियो 10 था उस समय, पोप लियो 10 ने इनको एक खिताब भी दिया था कि फिडे डिफेंसोर करके, फिडे डिफेंसोर करके खिताब भी दिया था। FIDEI फिडे, FIDEI फिडे डिफेंसोर, DEFENSOR डिफेंसोर करके उनको एक खिताब भी दिया था। ठीक है। जिसका था, और जिसका इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंडर ऑफ फेथ, विश्वास को संभालने वाला, डिफेंड करने वाला, विश्वास को डिफेंड करने वाला करके उनको एक खिताब भी दिया था। लेकिन ये जब इश्यू आया
शादी का जो इश्यू आया, तो शादी का इश्यू आया तो उसको जो चिट्ठी चाहिए था, वो चिट्ठी नहीं मिलने के कारण उसने जो है विद्रोह किया, और विद्रोह करके पहला विद्रोह करके आंदोलन में सपोर्ट देना शुरू किया। इनका पहला पत्नी जिनके साथ इनको शादी से बंधन में से अलग होना था, उनका नाम था कैथरीन। उनका नाम था कैथरीन। और जिस औरत के साथ ये शादी रचाना चाहते थे, उनका नाम था एने बोलेन, ANNE, एने बोलेन, BOLEYEN, BOLEYEN, ठीक है, एने बोलेन, ठीक है। और वहां पर जब पहले जो विद्रोह करने वाला पोप था, वो पोप के जाने के बाद दूसरा एक पोप आया जिसका नाम था क्रैनमर करके एक नाम था, क्रैनमर, CRANMER, क्रैनमर। और उस क्रैनमर ने क्या किया, इसके साथ अच्छा मित्र मेल मिलाप होने के कारण क्रैनमर ने क्या किया, इसके पहले शादी को कैंसल कर दिया, और उसके बाद एने बोले के साथ उनने अपना हेनरी VIII ने शादी किया। और हेनरी VIII ने शादी करने के बाद हेनरी VIII ने शादी करने के बाद कुछ साल बाद हुआ यूं कि उनको जो है एक पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था, तो पुत्र प्राप्ति नहीं होने के कारण इनके बीच में बहुत सा परेशानी होना शुरू हो गया। और हेनरी VIII ये सोचता था कि अगर बोलते थे पुत्र ही है जो आगे मेरा वंश चलाएंगे, मेरे जो आगे बनकर एक राजा बन के आएगा वो पुत्र ही है करके बोल के इनके बीच में भी बीच में तर्क वितर्क हुआ करता था, लड़ाई झगड़े होते थे। और एक बार हुआ यूं कि कारण नहीं बताया गया है इतिहास में, लेकिन कुछ कारण से एना बोले ने इनके साथ जो है गलत बर्ताव किया, गलत, पब्लिक में कहा जाता है कि गलत बर्ताव किया, और वो गलत बर्ताव करने के कारण जो है उनको मृत्यु दंड दिया गया था। गलत बर्ताव करने के कारण रानी को मृत्यु दंड दिया गया। उसके बाद फिर से उनने तीसरी बार उनने शादी किया, जेन सेमोर नाम की एक औरत के साथ शादी किया। जेन, JANE, जेन, JANE, SAYMOUR, जेन सेमोर। और उनके द्वारा, जेन सेमोर के द्वारा उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था एडवर्ड छठवां, 6th, एडवर्ड 6th। और वो जन्म देने के कुछ समय बाद उनका भी मृत्यु हो गया। ठीक है, ये था प्रमुख रीति से पहला फेज का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब ये दूसरा फेज जो था, दूसरा फेज में एडवर्ड 6th का राज था, राजा एडवर्ड 6th का राज्य था। और एडवर्ड 6th जब राजा बना तो वो सिर्फ 9 साल की उम्र का था। ठीक है, एडवर्ड छठवां जब ये राजा बना तो ये सिर्फ 9 साल की उम्र का था, और जेन सेमोर का बेटा था और हेनरी का बेटा था, उनका आगे वंश चलाया वाला व्यक्ति था। और हेनरी के मृत्यु के बाद, हेनरी जो जनवरी 28, 1547 में उनका मृत्यु हुआ, हेनरी राजा का, हेनरी 8th का मृत्यु जनवरी 28, 1547 में देहांत हुआ। और उसके बाद राजपाट संभालने के लिए हेनरी 6th ने राजपाट संभाला, जो सिर्फ जब राजपाट संभालने के समय पर वो सिर्फ 9 साल की उम्र के थे। उस कारण से लोगों ने, जो काउंसिल मेंबर्स था, उन लोगों ने निर्णय लिया कि एक व्यक्ति चुना जाए जो ये एडवर्ड 6th का छोटा बालक होने के कारण उनका सहायता करेगा और सुरक्षा रखेगा। उनको इसलिए कहा गया कि एक प्रोटेक्टर
और एक काउंसलर, मतलब उसको सारी बातें बता के देने वाला एक व्यक्ति, और उसी के साथ उसकी सुरक्षा करने के लिए एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को वैसा नियुक्त किया गया, और वो व्यक्ति को नियुक्त करने के बाद वो लोग, मतलब ये हेनरी बोल रहा हूँ, एडवर्ड सिक्स्थ जो थे, एडवर्ड छठवां जो था, अपने राज शासन को चलाता था, और उसने क्या किया, इनके जो काउंसलर और सुरक्षा करने वाले और उनको एडवाइस देने वाले, राय देने वाले व्यक्ति, और एडवर्ड 6 के साथ दोनों मिलकर क्या किया, नए तरीके, परमेश्वर के रीतियों को, उनके वचन के नए शिक्षाओं को समझने का उन्होंने कोशिश किया, और